नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनंत प्रकाश और आज की हमारी सेशन की चर्चा का विषय रहेगा कि वंदे मातरम पे वर्तमान में क्यों चर्चा हो रही है और वंदे मातरम जो है क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि इतिहास के अगर विकास क्रम में देखें आधुनिक भारत को तो वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं था, ये एक भावना बन गई थी। ये एक तरीके की राष्ट्रवाद की सबसे प्रबल अभिव्यक्ति बन गई थी कि लोगों ने क्षेत्र, भाषा, धर्म इत्यादि के सभी भेदभावों को छोड़ के एक स्वर से वंदे मातरम का नारा दिया, जिसने कि अंग्रेजी राज की चूलें हिला दी। Today we are going to discuss why after 150 years we are discussing Vande Mataram. Why is it very important? How Vande Mataram became symbol of the Indian nationalism, where everyone, every Indian raised voice in a one chant Vande Mataram without any bipartition of religion, language, region, and that Vande Mataram uprooted British rule from India. ये वंदे मातरम की आवाज ही थी जिसने की अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी। हमारा ये सेशन जैसे सारे सेशंस बाइलिंगुअल होते हैं वैसे ही होगा। एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश उसी में मिक्स करके हम बोलते रहेंगे, मतलब वही रहेगा। एक ही बात को मैं 2-3 बार बोलता हूं तो समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज देखिए सिविल सेवाओं में इंग्लिश मीडियम बच्चे क्यों सिलेक्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि ये नहीं कि टैलेंट अधिक है, रीजन ये है कि उनको हिंदी भी आ रही है, उनको इंग्लिश भी आ रही है, उनके पास बढ़िया जो मटेरियल है इंग्लिश वाले वो पढ़ने में सक्षम है और चीजों को बढ़िया तरीके से डिलीवर करने में सक्षम है। शिक्षक भी उनके पास बढ़िया हो गए। और हिंदी मीडियम वाला बच्चा जो बहुसंख्यक है, बहुत भारी आबादी में है, लेकिन क्यों वो सिविल सेवाओं से छटता जा रहा है। आजकल तो पीसीएस में भी वही बच्चे आते जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम की भरमार होती जा रही है। उसका रीजन यही है कि हम थोड़ी सी कमी कर दे रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं कि आप एकदम फर्राटेदार अंग्रेज हो जाओ, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए कि एक सेंटेंस को, जैसे आपको पता हो कि उपनिवेशवाद है तो इसको कॉलोनियलिज्म कहा जाता है, उपनिवेश को कॉलोनी कहा जाता है। इतना ये ट्रांसलेशन थोड़ा थोड़ा पता रहेगा तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में समझ भी पाएंगे। आपने देखा होगा कि ऑन दी सेवरल इंस्टेंसेस यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस आर नॉट एबल टू translate perfectly from English to Hindi and clearly mentioned in their booklet. Then if there is a controversy will arise between Hindi and English, then English will be prevailed. अब वो साफ साफ आयोग कहते हैं कि अगर हिंदी इंग्लिश में कोई विवाद होगा लेखन शैली में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इंग्लिश वाला ही मान्य होगा। अब हो सकता है हिंदी में उसका कुछ दूसरा ही मतलब निकल रहा हो, आपने कुछ दूसरा ही उत्तर लिख दिया या बना दिया। तो दैट्स वाई ये सेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम बाइलिंगुअल करते हैं। अब हमारा मूल मुद्दा जो है कि वंदे मातरम। देखिए वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी को अगर आम तौर पे पूछेंगे, दो एंगल होती है हर चीज का पर्सपेक्टिव देखने की। एक होता है कि सिविल सेवाओं का पर्सपेक्टिव क्या है और एक है आम जनता का पर्सपेक्टिव क्या है। आम जनता कौन है भाई? जैसे एक आम व्यक्ति हो जिसको कोई सिविल सेवाओं से लेना देना ना हो, आईएएस पीसीएस की एग्जाम की तैयारी ना कर रहा हो, तो उससे पूछेंगे तो वो दो बातें करेगा। दो बातें ऐसे करेगा कि भाई वंदे मातरम तो बहुत पुरानी बात है, हो सकता है उसे ईयर ना पता हो, उसको जरूरत भी नहीं है। वंदे मातरम बहुत पुरानी बात है। आज हमें बेरोजगारी पे चर्चा करनी है, प्रदूषण पे चर्चा करनी है, लोगों में स्वास्थ्य का संकट है उसके ऊपर चर्चा करनी है, आज हमें परिवहन सेवाओं के ऊपर चर्चा करनी है, आज लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, उसके ऊपर चर्चा करनी है। महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, बेहतर जीवन व्यवस्था, इसकी बात करनी है। अब वंदे मातरम का क्या लेना देना है? आम लोग कहेंगे चीन कहाँ जा रहा है, अमेरिका कहाँ जा रहा है, दुनिया के दूसरे देश डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। एक एक पक्ष ये होगा जो विरोधी होगा, दूसरा कहेगा आम व्यक्ति कि क्यों नहीं होना चाहिए, यही तो राष्ट्रवाद है,
यही तो देश धर्म है। यही तो सही बात है कि जब तक आप अपने इतिहास को, अतीत को नहीं जानेंगे, तो आप कैसे अ, अपने राष्ट्र और परंपराओं के ऊपर गर्व कर सकते हैं? फिर तो आप देश में आज़ादी का महत्व ही नहीं समझते। जब आप आज़ादी के नारे के ऊपर भी चर्चा नहीं करना चाहते, तो आप महत्व नहीं समझ रहे हैं। क्यों कुछ कम्युनिटीज़ धर्म के आधार पे कह रही हैं कि जी, अगर मैं भारत माता की जय बोल दूँगा, तो मेरा धर्म संकट में आ जाएगा। मेरे धर्म में किसी को भी माता बनाने का अधिकार नहीं है। तो अलग-अलग पक्ष दिखाई देंगे आम आदमी के, एक पक्ष में दिखेगा, एक विपक्ष में दिखेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वैसी ही दिखाई दे रही हैं, एक पक्ष में दिखाई दे रही है, एक विपक्ष में दिखाई दे रही है। जैसे आप अभी रूलिंग पार्टी जो है, बीजेपी, वो कह रही है कि वंदे मातरम के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि नेहरू जी ने इसमें से जो वंदे मातरम में आगे चल के जो लैंग्वेज लिखी गई थी कि अ, उसमें दुर्गा जी से तुलना की गई है भारत माता की, तो उस पक्ष को हटा दिया गया था। इस पे नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गहन चर्चा हुई थी और उसके बाद संविधान सभा ने ही कहा कि भाई इसको धार्मिक कलेवर न दें, किसी मतलब दुर्गा जी वाले पक्ष को हटा दिया जाए, ऐसा कहा जाए कि सब लोग बोल पाएँ। तो इसके ऊपर बीजेपी आरोप लगा रही है, मतलब रूलिंग रूलिंग पार्टी एनडीए आरोप लगा रही है। खुद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सदन में ये कहा कि जानबूझ के नेहरू जी ने मुस्लिम लीग के दबाव में आके और ये वंदे मातरम से पूरा जो वंदे मातरम का हिस्सा था हटा दिया। इसको राष्ट्रगान बनाया जाना चाहिए था, जानबूझ के इसको हटा दिया गया, राष्ट्रगीत बना दिया गया। इसमें नेहरू जी का दबाव चल रहा था, यहां तक कि गांधी जी भी नेहरू जी के दबाव में आ गए और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा पक्ष ये कह रहा है, कांग्रेस खेमा या जो यूपीए है या विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाई आरएसएस की भूमिका आप पहले बताइए कि आरएसएस ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान दिया। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएसएस इफ यू आर आस्किंग रोल ऑफ कांग्रेस। फिर कह रहे हैं कि नेहरू जी के ऊपर चर्चा ही करनी है, तो आइए एक सेशन नेहरू जी के ऊपर कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तीसरी बात कह रहे हैं कि भाई आपने, प्रधानमंत्री जी ने मिस इन्फॉर्मेशन किया। नेहरू जी को सबसे पहले चिट्ठी सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी थी राष्ट्र गीत पे चर्चा के लिए। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी पूरी रचना को नहीं लाना चाहते थे और सबने सर्वसम्मति से इसको स्वीकार किया। तो पक्ष विपक्ष ये आरोप लगा रहा है और इसी के ऊपर ओपिनियन बनती जा रही है। ये तो हुई आम चर्चा जो हमें न्यूज़पेपर में दिखाई दे रही है और जगह-जगह हो रही है, आपको पता होगा। आपने भी अपनी ओपिनियन बनाई होगी। एक होती है यूपीएससी की चर्चा कि अब हमें यूपीएससी के लेवल पे इसको कैसे समझना है? क्योंकि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, सो यू मस्ट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम द कॉमन पीपल। जो आम लोग देखते हैं, पक्ष विपक्ष का खेल खेलते हैं, कोई किसी को कहता है कि जी ये सत्तारूढ़ दल के भक्त हैं, कोई कहता है कि जी ये विपक्षी पार्टियों के चमचे हैं। हमें इससे दूर हटना है, हमें यूपीएससी के संदर्भ में चीजों को देखना है। तो अब यूपीएससी क्या करती है कि इस टॉपिक को हमें देखना है कि वंदे मातरम आ गया चर्चा में, तो अब इसी पे प्री पे सवाल पूछे जा सकते हैं, मेंस में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भाई ये कंट्रोवर्सी क्या है, विवाद क्या है। तो प्री के सवाल कुछ बन सकते हैं कि ये कब लिखा गया, क्या मसला है, किसने लिखा, क्यों लिखा। तो बड़ा सिंपल सी बात है, अब यही सब प्री में पूछा जा सकता है। तो इसकी शुरुआत होती है, देखिए वंदे मातरम एक गीत है जिसको कि एक तरीके से राष्ट्र कवि, महाकवि ही मानिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी थी और ये इन्होंने 1875 में ही लिख दी थी। 1875 दैट वाज द ईयर आर्य समाज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने इसी समय आर्य समाज स्थापित किया था बंबई में और इस दौर में वंदे मातरम की रचना की गई थी। और वंदे मातरम कब ज्यादा पॉपुलर हुआ? देखिए समय में 1875 में, क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई थी और हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। ब्रिटिश एम्पायर वॉज नियर टू कोलैप्स बिकॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट। एनी हाउ, बाय द हुक और बाय द क्रूक दे मैनेज टू सर्वाइव। किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगा के वो मैनेज कर पाए, लेकिन
सवाल ये था कि आखिर अब कैसे इनको अलगाव किया जाए? तो 1857 के बाद से ही अंग्रेजों ने एक डेफिनिट नीति बनाई कि हिंदू मुस्लिम को सबसे पहले दूर करो, इनमें फूट डालो, राज करो की नीति लगाओ। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी प्रॉपरली इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द 1857 रिवोल्ट, क्योंकि मुस्लिमों ने भी काफी बढ़ चढ़ के योगदान लिया था उसमें 1857 की क्रांति में। तो वहीं से फूट डालो, राज करो की नीति लगी। तो हिंदू खेमा अलग धुन में चल रहा था कि उसको अपनी सनातन संस्कृति बचानी थी, अपनी व्यवस्था बचानी थी, जो कमियां थी उसको दूर करना था। इसी क्रम में आपको विवेकानंद दिखाई देते हैं, इसी क्रम में उनका जो रामकृष्ण परमहंस मिशन दिखाई देता है, इसी क्रम में दयानंद सरस्वती दिखाई देते हैं, इसी क्रम में हिंदू धर्म में बहुत सारे सुधार दिखाई देते हैं जो जाति पाति को खत्म करने की बात करते हैं। और इसी दौर में लिखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, क्योंकि देखिए बंगाल जो है वो रेनेसा का केंद्र रहा है, प्राइम फोकस टेरिटरी ऑफ द इंडियन रेनेसा दैट वाज बंगाल। बंगाल बौद्धिक क्रांति का केंद्र रहा है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उसके एक प्रतिनिधि दिखाई देते हैं। तो जब वंदे मातरम की रचना करते हैं तो पहली बार ये एहसास होता है कि हमारी देश की मिट्टी जिसमें हमने जन्म लिया, जिस मिट्टी के अनाज से हमारा पालन पोषण हुआ, जिस मिट्टी के ऊपर हमने अपना घर बनाया, जिसने हमको सुरक्षा प्रदान की, ये हमारी माँ है। दैट वाज द आइडिया मैनिफेस्टेड by the Bankim Chand Chattopadhyay that this is not a piece of land, this is not the geographical unit, it's a it's not a kind of land where we used to live. This is our mother. ये हमारी माँ है। तो जब माँ से तुलना कर दी गई तो इमोशन बढ़ गया। अब देखिए कैसे हो रहा है। 1875 में एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट चल रहा है एक तरीके से। अब जितनी बातें मैं कर रहा हूं ये प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। ऐसे ही होता है। लेक्चर्स क्या करते हैं, किताबों से भी आप पढ़ सकते थे। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एआई का जमाना है, दुनिया भर की जानकारियां धूम मचा रही हैं। फ्लक्स ऑफ नॉलेज वी हैव राइट नाउ, वी आर लिविंग इन द इंफॉर्मेशन एज। हम तो सूचनाओं के समय में रह रहे हैं। तो टीचर क्यों चाहिए? चीजों को सरल कर दे। जब हम ऑडियो विजुअल इंपैक्ट में आते हैं, जब चीजों को सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें वो समझ में आती है। टीचर क्यों चाहिए? कुछ लोग पूछते हैं कि टीचर क्यों चाहिए? क्योंकि टीचर आपको 10 बार जवाब देगा। टीचर उसको 10 तरीके से समझाएगा। कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई भी गूगल, कोई भी अ, आर्टिफिशियल गैजेट आपको 20 बार वो चीज़ समझाएगी तो उसका टोन बदल जाएगा। 20 बार 20 आंसर दे देगी। आप समझ ही नहीं पाएँगे कि आपका कितना समय खराब हो गया। वो आपको एग्जाम्पल वो नहीं देगा, एआई हो, गूगल हो, ट्राई मारिएगा, जो अभी आप दुनिया में देख रहे हैं। वो आपको मैकेनिक आंसर देगा और टीचर आपको आंसर देगा जो आपके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। तो क्लास इंटरेस्टिंग बन जाती है और फिर रट्टा नहीं लगाना पड़ता, वो दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाता है और इसीलिए टीचर की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। ऑलवेज देयर विल बी अ टीचर। इसीलिए सिविल सर्विसेज में भी है, आपका काम आसान हो जाता है। आप उसी लेक्चर को आप बैठे हुए हैं और उसी को 20 बार सुन लिया, दिमाग में बैठ गया कॉन्सेप्ट। तो तथ्य पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट बैठ गया। तो कॉन्सेप्ट एक जाल होता है, तथ्य अपने आप उसमें चिपकते चिपकते जाते हैं। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इंटरव्यूज के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे ये है कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा वो अपना वंदे मातरम। और 1882 में एक आनंद मठ करके एक उनका उपन्यास आया, अ नॉवेल रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नेम डेट आनंद मठ, बेस्ड ऑन दी सन्यासी रिबेलियन। देखिए भारत में अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ और जो अंग्रेजों के सहयोगी थे, जैसे मुगल काल के जो कुछ शासक थे उस समय, और जो आ, मुस्लिम नवाब थे वो वहां बंगाल में बैठे हुए थे लंबे समय से। तो जो सन्यासियों का विद्रोह था, तीर्थ यात्रा टैक्स लगा दिया गया था और तीर्थ यात्रा कर के विरोध में उन्होंने वहां के लोकल जो जमींदार थे, नवाब थे, उनके विरोध में अभियान किया। ब्रुटल था वो, उसमें एक तरीके से खूनी अभियान था, उसमें हत्याएं भी हुई। और ठीक यही काम ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ भी आंदोलन हो रहा था। तो जो लोग उनके सहयोगी थे अंग्रेजों के, उनके खिलाफ भी,
और उनके खिलाफ भी। तो अब जब 1882 में आनंद मठ की ये उपन्यास लिखी गई, तो उसमें कुछ-कुछ ऐसा था कि हिंदू सन्यासियों ने मुस्लिम नवाबों और मुगल सत्ता के कुछ अवशेषों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया। तो थोड़ा-सा धार्मिक, हालाँकि फ़िक्शनल कहानी, फ़िक्शन और रियलिटी का उपयोग किया गया है। काल्पनिकता और सच्चाई का उपयोग किया गया है, तो उसमें कुछ ऐसी कहानी गढ़ी गई है कि सब लोग मिलके अंग्रेजी सत्ता का विरोध कर रहे हैं। उसमें जो बीच में आएगा मारा जाएगा। इस बात को लेके कुछ कम्युनल इसके एंगल भी आ गए, सांप्रदायिक दृष्टिकोण भी आ गया कि भाई ये हिंदुओं का मुस्लिमों के विरोध में एक एक क्रांति है और ये अंग्रेजों के द्वारा फैलाया गया एक दुष्प्रचार है। ये तो शोषक और शोषणकारी के विरुद्ध जो शोषित जनता है उसका विरोध है। It's not a communal revolt. However, it was designed in a way to approach the common people. However, it was not communal. It's only a re, rebellion of depressed classes against the exploitator. जो शोषक हैं उनके विरुद्ध में एक तरीके की कार्रवाई थी। तो 1882 में लिख दिया वंदे मातरम। अब जब लिख दिया तो अब धीरे-धीरे इसको, अब क्योंकि 1885 में कांग्रेस बनी और कांग्रेस धीरे-धीरे बनाई तो डफरिन ने इसलिए थी एओ ह्यूम के नेतृत्व में कि इसको हम लोग सेफ्टी वॉल्व के रूप में यूज करेंगे। कांग्रेस के लीडर्स अपने पक्ष में रहेंगे, आम जनता की मन की बात जानते रहेंगे, आम जनता को बरगलाते रहेंगे और दोबारा से 1857 की क्रांति नहीं होगी। लेकिन बाद में कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ने लगा, लीडर्स ने विरोध करना शुरू किया। तो धीरे-धीरे कांग्रेस में जो एक नरम दल था, जो पिटीशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट, परसुएशन इस तरीके की बात करता था, याचिका, प्रार्थना, अ, अपनी बातों को रखना, आंदोलन, तो इस तरीके की बातें जो करते थे नरम दल वाले लोग, तो 1885 से लेके 1905 तक तो नरम दल की स्थिति चली। गरम दल में लाल बाल पाल आ गए। बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक जो सबसे सशक्त व्यक्ति थे, वो गरम दल के लोग आ गए। बाद में गांधी जी आ गए। कांग्रेस का आंदोलन यही 3 चरणों में दिखाई देता है। 1905 से लेके और 1915 तक, गांधी जी के आने तक वो गरम दल वाला एज है और बाद में गांधी जी का युग है। तो उस जमाने में जब जो आंदोलन हो रहे थे, खास करके आप देखिए कि 1905 के बाद से जब गरम दल के लोग आए तो खूब वंदे मातरम का यूज हुआ, स्वदेशी आंदोलन चला, अंग्रेजी सामान का बाइकॉट चला, बाइकॉट एंड chanting of Vande Mataram and aggressive oppose of colonial rule, especially popularized during the hardcore politics of the Congress, जिसको बोलते हैं हम कि जो है एक तरीके से गरम दल के लोग थे। तो वो खूब जम के विरोध कर रहे थे। तो उसके पहले ही 1896 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक अधिवेशन में वंदे मातरम का पाठ पढ़ लिया था और 1905 के बाद से तो खूब पॉपुलराइज हुआ। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में इसका जम के यूज हुआ। 1937 आते-आते देखिए 1907 में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग बनवा दी। अब मुस्लिम लीग में सलीमुल्लाह खां, आगा खां जैसे लोग थे। तो मुस्लिम लीग, व्हाट वाज मुस्लिम लीग? अ डिजाइन्ड वे टू पार्टीशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसको तोड़ने के लिए इन्होंने मुस्लिम लीग बनवाई अंग्रेजों ने। और एक हद तक ये भी कहा जा सकता है कि जो दलित राजनीति थी उसको भी जानबूझ के बढ़ावा दे रहे थे कि वो कांग्रेस को कमजोर करे, क्योंकि कांग्रेस उस समय जाति, धर्म, भाषा सबकी एक यूनाइटेड अभिव्यक्ति थी। कांग्रेस वाज नॉट अ पार्टी एट दैट टाइम, इट वाज अ नेशनल मूवमेंट। 1947 से पहले वो राष्ट्रीय आंदोलन था, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी। आप भ्रम में मत रहिएगा, किसी कहने में मत पड़िएगा। आपसे कोई भी सवाल पूछे, इंटरव्यू में पूछे, कहीं पूछे, वो एक राष्ट्रीय आंदोलन था कांग्रेस, बाद में पार्टी बना। तो उसमें हर क्षेत्र, धर्म, भाषा के लोग थे। तो कांग्रेस ये दावा करती थी अंग्रेजों के सामने कि हम ही भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। We are the actual representative of the Indian people, and that's why British designed to uh, dispersed it, break it. अंग्रेजों ने इसलिए कहा कि हम इसको तोड़ेंगे। उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेला, उन्होंने दलित राजनीति का कार्ड खेला, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, पृथक प्रतिनिधित्व की बात की। ये सब बहुत सारी
बातें अंग्रेजों ने की तो मुस्लिम लीग बनवा दी। अब मुस्लिम लीग में शुरू-शुरू में उसको कोई सुनने वाला था नहीं, क्योंकि बहुत सारे लीडर कांग्रेस में जुड़े हुए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोग थे बड़े-बड़े, तो वहां पे आ गए। 1907 से लेके और 1930 के आसपास तक मुस्लिम लीग उतना एक्टिव नहीं दिखाई देता है। पहली बार अल्लामा इकबाल, जिन्होंने लिखा था कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, पहली बार वो लिखते हैं कि जी अब तो 2 कौमें बनेंगी, द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थियरी फर्स्टली प्रोपाउंडेड बाय अल्लामा इकबाल। उसके बाद चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया और अभी तक जिन्ना राष्ट्रवादी बना हुआ था। जैसे ही उसने देखा कि अब क्या करें कि अब तो हमें अलग राजनीति करनी है, कांग्रेस से अलग हटना है। 1916 वाले लखनऊ पैक्ट में देखिए, तिलक और जिन्ना के सहयोग से ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था। उसके पहले वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। 30 के बाद ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। 40 तक आते-आते आग फेंकने लगता है जिन्ना। तो जो मुस्लिम लीग का उभार है उसको अंग्रेज हवा दे रहे हैं। 1937 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में कहा जाता है कि इसको नेशनल जो है अ, एक तरीके से सॉन्ग बनाया जाए वंदे मातरम को, तो मुस्लिम लीग के कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि भाई इसमें धर्म की बात है, इसमें माता बनाने की बात है, हम नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे। बाद में इस बात को सुभाष चंद्र बोस जी चिट्ठी लिखते हैं नेहरू जी को, फिर नेहरू जी उनको चिट्ठी लिखते हैं, फिर दोनों लोग चिट्ठी लिखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को, फिर बाद में वो दुर्गा जी वाला हिस्सा हटा के और पूरी संविधान सभा एक्सेप्ट करती है कि एक्चुअल में यही रहेगा राष्ट्रगान वंदे मातरम, और इसमें धर्म की न्यूट्रलिटी रहेगी, कोई धर्म ऐसा ना लगे कि किसी खास धर्म के लिए लिखा गया है। तो ये तो पूरी कहानी हो गई। अब सवाल ये है कि आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें कौन सही कौन गलत, तो बात ये है कि देखिए हमें संविधान को एक कसौटी मानना है। वी मस्ट हैव टू क्रिएट अ लिटमस टेस्ट ऑफ एनी टॉपिक, एनी इश्यू ऑन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फिलोसफी, आइडियाज। संविधान के दर्शन के ऊपर हमें टेस्ट करना है। तो टेस्ट करके क्या मिला हमें? हमें मिला कि अब हम टेस्ट करते हैं तो हमारे संविधान में तो लिखा गया है कि हम लोग एक सेक्युलर कंट्री हैं, पंथ निरपेक्ष हैं। हमारे में लिखा गया है कि भाई हम सभी धर्मों को बराबरी का हक देंगे, हम सभी लोगों को यूनाइटेड करेंगे, यूनिटी और फ्रेटर्निटी को बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये सारी बातें बोली गई हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये जो वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी है, इसको हमें आज के संदर्भ में कैसे देखना चाहिए? तो पहली बात ये है कि संविधान की कसौटी पे ये कहता है कि भारत जो एक प्लूरल कंट्री है, एक बहुआयामी व्यवस्था वाला देश है, एक बहुल संस्कृति वाला देश है, प्लूरलिज्म यहाँ पे दिखाई देता है, वो वाला देश है ये। तो यहाँ पे कैसी व्यवस्था चाहिए? वैसी चाहिए कि जहाँ सबको लेके चला जाए। It's a kind of emotion. Vande Mataram is an emotion, so we as a country should not impose forcibly on anyone. अब भाई एक भावना है, हमें किसी के ऊपर इसको फोर्स नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए। कोई नहीं बोलना चाहता है ना बोले, इसका ग्राउंड भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि ठीक है आर्टिकल 25 में ऐसा है और आर्टिकल 51 ए कैपिटल ए और ब्रैकेट में ए में लिखा गया है कि नेशनल सिंबल्स का सम्मान करना चाहिए। उसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत भी आता है, राष्ट्रीय झंडा भी आता है। लेकिन सम्मान करना अनिवार्य है, लेकिन किसी को फोर्सिबली नहीं कहा जा सकता कि आप इसको लागू करिए। जैसे एक बार हाई कोर्ट ने कह दिया था 2003 में कि भाई सबको गाना अनिवार्य है वंदे मातरम। अब उसके बाद से लड़ाई झगड़े होने लगे थे सिनेमा हॉल में, कहा था कि कंपलसरी होना चाहिए। बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा 2017 आते-आते कि नहीं इसको कंपलसरी नहीं करते हैं, ऐच्छिक कर देते हैं। हाँ, लेकिन सम्मान देना पड़ेगा अगर होगा तो। अगर कोई सक्षम है तो उसको अपमानित नहीं कर सकता। तो सवाल ये है कि हमें ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी। अब जो स्थिति ये है कि अ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, हमारे लिए पैरामीटर्स क्या है इस टॉपिक का? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो कहता है कि सबको सम्मान करना चाहिए लेकिन बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। दूसरा, संविधान की कसौटी जहां हम एक सेक्युलर स्टेट है। तीसरी बात कि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकता कि आप इसी वे से समझिए। और देखिए चौथी बात, आजकल हमें ये समझना पड़ेगा कि इसको पॉलिटिकल एंगल
से भी देखना पड़ेगा कि भाई अ, अगर कोई भी मामले में एक्स्ट्रा पॉलिटिक्स आ जाती है, तो वो जो तथ्य होते हैं बिगड़ जाते हैं। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री को कोई भी व्यक्ति अपने नज़रिए से सिद्ध कर सकता है। दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्ट्री। देन इफ यू हैव विज़न, देन यू कैन मेंड इट इन एनी वे। आप किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं इतिहास को। तो ये सब बातों को कंक्लूड करेंगे आप अंतिम में कि भाई इतने सारी बातों को होने के बावजूद भी वंदे मातरम की स्टेटस में चेंज नहीं आएगा। और 150 साल पहले की जो घटना है, उसमें बहुत ज़्यादा ना फ़ोकस करके हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम विश्व के देशों के साथ कैसे कम्पीट करें, कैसे एक बेहतर दुनिया बनाएँ, तो ये कंक्लूज़न हमारे पास होना चाहिए। तो इसमें कुछ प्री की भी बातें हो गई, मेंस की भी बातें हो गई और इंटरव्यू की बातें हो गई। आपसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि भई ये जो हमारे पास वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी है, क्या ये रीअफ़र्म कर रही है हमारे संविधान अ, को कि वो कितना मजबूत है? इट्स अ काइंड ऑफ अ, टेस्टिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो संविधान को चेक कर रही है क्या कि हमारा संविधान कितना मजबूत है? तो बिल्कुल चेक करे चाहे जो हो, हमने लिख दिया है सेक्युलर है तो सेक्युलर ही है। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी कितना भी कुछ कर ले, इसमें बदलाव नहीं होगा। हाँ, सिविल सर्विस में एक बात याद रखनी है, आपको कोई भी आंसर लिखते समय किसी पार्टी, किसी नेता, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखना है। ये ना पता लगे कि आप बीजेपी के समर्थक हैं, विरोधी हैं, कांग्रेस के समर्थक विरोधी हैं। यू मस्ट हैव टू पुट योर ओपिनियन इन ए न्यूट्रल वे। आपको न्यूट्रल वे से लिखना होगा। यही सब बातें हम अपने लेक्चर्स में करते हैं, इसीलिए शिक्षक की जरूरत होती है। तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठेंगे जो कि आपको सटीक ज्ञान देंगे। अगर आपके पास पहले से ज्ञान है तो होने वाली घटनाओं को आप समझ जाएंगे। इफ यू हैव प्रॉपर नॉलेज, करेक्ट इंफॉर्मेशन, then you will be able to analyze, disseminate the information, and you will be able to detect which one is right, which one is wrong. तो अगर ये सेशन पसंद आए तो इसको लाइक करिए और कमेंट करके अपने विचार बताइए। मिलते हैं इसी तरीके किसी सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।